दोस्तों, अगर 498 ए के अंदर आप पर एफआईआर हुई है और आप निर्दोष हैं, तो अभी पिछले हफ्ते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है जो आपके बहुत काम का है। इस जजमेंट के अनुसार आप हाई कोर्ट में जाकर एफआईआर को क्वॉश यानी रद्द करा सकते हैं। हालांकि ये कानून पहले भी था, पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में इसको गंभीरता से दोहराया है और इसलिए अब किसी भी हाई कोर्ट के लिए इसे नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। इसलिए निर्दोष पति पक्ष के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। यह जजमेंट आपको एक लंबे कानूनी झंझटों से सीधे सीधे बचा सकता है। ये कदम आपको कब उठाना है और कैसे उठाना है, ये आप मेरी दूसरी वीडियो में यहां देख सकते हैं। पर अभी हम कोर्ट के इस बहुत बहुत यूजफुल जजमेंट को आसान शब्दों में और पूरी गहराई से समझ लेते हैं। पर इसको पूरी तरह और ठीक से समझिए ताकि कोई गलती ना हो। इसमें आपको तारीखों का यानी डेट्स का खास ध्यान रखना है। पर इससे पहले हम आगे बढ़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए और ऑल बटन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी जानकारी भरे वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार, मैं सुप्रभा और ये सीरीज है आपकी जानकारी आपकी ताकत। तो दोस्तों, पहले देख लें कि इस केस में जो एफआईआर दायर हुई उसमें पति पक्ष की तरफ से क्या कहा गया था। तो एफआईआर में कहा गया था कि शादी मार्च 2006 में हुई, 2 बेटियों का जन्म हुआ। साल 2011 में दूसरी बेटी के जन्म के बाद से पति और ससुर ने बेटे की मांग शुरू करी और पत्नी का अपमान किया। पत्नी को प्रताड़ित करा गया कि वह केवल बेटियों को ही जन्म दे रही है। उसके बाद 28 नवंबर 2016 को ससुर ने खाना बनाया और बहू को खाने को कहा। वो प्रेग्नेंट थी। पहले तो उसने खाने से इनकार कर दिया, पर उसके बाद जब उसे मजबूर किया गया तो उसने खाना खा लिया। अगले दिन सुबह उसके पेट में दर्द हुआ और उसका एबॉर्शन हो गया। डॉक्टर ने भ्रूण के कुछ हिस्से गर्भ में होने को कंफर्म किया। इन फैक्ट्स के आधार पर एफआईआर में जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया गया और शारीरिक और मानसिक क्रूरता की शिकायत की गई। एफआईआर 2 साल बाद नवंबर 2018 में की गई थी, जिसमें कि 498 ए के अलावा और भी गंभीर धाराएं लगाई गई। अब एफआईआर को क्वॉश करने के लिए यानी रद्द करने के लिए पति और ससुर ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट में आवेदन किया। इसी बीच मई 2019 में फैमिली कोर्ट में दोनों के बीच डाइवोर्स भी हो गया। इसके बाद जनवरी 2020 में हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने के आवेदन को डिसमिस कर दिया, यानी एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया। अब पति और ससुर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में ससुर ने सबसे पहले तो ये कहा कि उनका इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और उनको सिर्फ इसलिए जोड़ा जा रहा है ताकि पति पर दबाव डाला जा सके। दूसरा, जहरीला खाना देकर एबॉर्शन का इतना गंभीर आरोप 2016 की घटना का है। फिर पत्नी ने इसका 2018 में भेजे डाइवोर्स के नोटिस में कोई जिक्र क्यों नहीं किया। इसके अलावा अगर ये बात सही भी है कि पत्नी के गर्भ में एबॉर्शन के बाद भ्रूण का हिस्सा मिला, तब भी इससे ये बात साबित नहीं होती कि ससुर ने कोई जहरीला पदार्थ पत्नी को खाने को दिया था। इस पर पत्नी की तरफ से कहा गया कि मेरे आरोपों में सत्यता है कि नहीं, ये तो कोर्ट के ट्रायल के समय ही साबित हो पाएगा और इसलिए हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा जाए और एफआईआर क्वॉश नहीं की जाए। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बहुत ध्यान से देखा और उन्होंने जो भी कुछ कहा वो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एफआईआर की गई तो उसमें आईपीसी 498 ए और उसके अलावा कई धाराओं का जिक्र है। तो एफआईआर रद्द करने के आवेदन पर सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या 498 के तहत कोई अपराध हुआ भी है या नहीं, और इसको जानने के लिए धारा 498 ए को ध्यान से देखना होगा। इस धारा में लिखा है कि अगर महिला का पति या उसका रिश्तेदार महिला पर क्रूरता यानी क्रुएलिटी करता है तो उसको 3 साल तक की जेल और फाइन लगाया जा सकता है। पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये क्रूरता यानी क्रुएलिटी होती क्या है? किस तरह के काम को 498 ए के तहत क्रूरता माना जा सकता है? तो ऑनरेबल कोर्ट ने 498 ए को आगे पढ़ते हुए कहा कि क्रुएलिटी यानी क्रूरता का मतलब 2 तरह से हो सकता है। पहला, कोई भी जानबूझकर किया हुआ ऐसा काम जो महिला को आत्महत्या के लिए फोर्स करता हो या फिर महिला को कोई गंभीर चोट पहुंचाता हो या उसके जीवन, उसके किसी अंग या उसके स्वास्थ्य के लिए खतरा हो। दूसरा, महिला का ऐसा उत्पीड़न जिसमें कि उसे किसी भी गैर कानूनी मांग को पूरा करने के लिए कहा जाए या किसी मूल्यवान संपत्ति के लिए कहा जाए। अब ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अगर हम इस मामले को देखें तो इसमें लगाए गए आरोपों में यह तो कहा गया कि साल 2015 में लड़का पैदा ना होने पर महिला का हरासमेंट किया गया, पर आरोपों में ऐसी खास और स्पेसिफिक घटना का कोई जिक्र तक नहीं जिसमें कि ससुर द्वारा मानसिक या फिजिकल क्रुएलिटी की गई हो। इसी तरह से ये आरोप तो लगाए गए कि ससुर पति को भड़काते थे, पर यहां पर भी किसी ऐसी कोई खास और स्पेसिफिक घटना का कोई जिक्र नहीं किया गया जिसमें ससुर ने ऐसा किया हो। इसके अलावा ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया कि जब ससुर ने पति को भड़काया तो पति ने इस तरह भड़काने पर क्या किया। अब ऑनरेबल कोर्ट ने धन लक्ष्मी नारायण एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अदर का जिक्र किया और कहा कि उस केस में भी कोर्ट ने इसी बात का ध्यान दिया था कि जब 498 ए के आरोप लगे हों तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्नी ने केवल वेग यानी अस्पष्ट आरोप लगाए हों। उस केस में भी आरोप की पड़ताल करने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि आरोप वेग है, क्योंकि एफआईआर में इस बात का जिक्र नहीं था कि उत्पीड़न किस टाइम, किस डेट, किस जगह और किस तरीके से किया गया। इसलिए कोर्ट ने उस एफआईआर के आरोप के बारे में कहा था कि उनको ठोस आरोप नहीं माना जा सकता। इसके अलावा उस केस में पहले पत्नी घर छोड़कर चली गई, बाद में वापस आ गई, उसके बाद फिर चली गई, उसके बाद जब पति ने डाइवोर्स नोटिस भेजा तो एफआईआर फाइल कर दी गई। इससे लगता है कि कंप्लेंट बदले की भावना से की गई। उस मामले में कोर्ट ने आगे कहा कि किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में फैमिली मेंबर्स का नाम बिना किसी स्पेसिफिक एलिगेशन से जोड़ दिए जाने की कोशिश को शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए। ये देखा गया है कि इस तरह के मामलों में अक्सर सारे रिश्तेदारों पर आरोप लगाने की कोशिश की जाती है। ऐसे जनरलाइज्ड आरोप जिनके पीछे कोई ठोस सबूत ना हो, क्रिमिनल केस के आधार पर नहीं हो सकते। कोर्ट को लीगल प्रोविजन और लीगल प्रोसेस के मिसयूज के प्रति सचेत रहना चाहिए ताकि निर्दोष फैमिली मेंबर्स को अननेसेसरी हरासमेंट से बचाया जा सके। इस तरह से पुराने कोर्ट केस को ध्यान से पढ़ने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वापस इस केस पर आया और कहा कि इस केस में भी ऐसे ही वेग आरोप लगाए गए हैं। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस के दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया। यह मुद्दा भी निर्दोष लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
मुद्दा था कि 498 ए में क्रूएलिटी यानी क्रूरता कब अपराध बनती है। तो इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट की बात की। कोर्ट ने कहा कि जयदीप सिंह, प्रवन सिंह, चावड़ा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि 498 ए में क्रूएलिटी यानी क्रूरता अपने आप में अपराध नहीं है। 498 ए में क्रूरता तब अपराध बनती है जब वह इस इरादे से की जाए कि महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करे या फिर अपने आप को कोई गंभीर चोट पहुंचाने के लिए फोर्स कर दे। पर इस एफआईआर में तो ऐसा कोई जिक्र ही नहीं कि पत्नी के साथ ऐसी क्रूरता ससुर ने की है। इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने तीसरा मुद्दा उठाया। मुद्दा ये था कि मान लीजिए ऐसे आरोप लगाए गए हों जो कि प्रथम दृष्टया यानी पहली नजर में सही लगते हों, तो फिर क्या किया जाए। तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर वर्सेस भजन लाल एंड अदर्स का जिक्र किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा था कि अगर किसी एफआईआर में लगे आरोपों को ठीक मान लिया जाए, पर अगर वो आरोप प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया यानी पहली नजर में अपराध नहीं बनते, तो एफआईआर रद्द कर दी जानी चाहिए। इसके अलावा अगर आरोप ऐसे हैं कि जिनकी सच्चाई पर कोई डाउट नहीं है लेकिन वो अपराध नहीं है, तो भी एफआईआर रद्द कर दी जानी चाहिए। इस तरह पुराने केस के जजमेंट को ध्यान में पढ़ने के बाद फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वापस इस एफआईआर पर आया और कहा कि इस केस में भी अगर हम तथ्यों को सही भी मान लें तो भी 498 ए के तहत क्रूरता का कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस या घटना सामने नहीं लाई गई है। क्रूरता की गई है ऐसा केवल कह देने भर से आईपीसी सेक्शन 498 ए के अंदर अपराध नहीं माना जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद फिर ध्यान दिलाया कि पत्नी ने पहले 2018 में तलाक का नोटिस दिया, उसके बाद क्रूएलिटी की शिकायत दर्ज कराई। 2018 में तलाक के नोटिस में क्रूएलिटी की भनक तक नहीं थी और ऐसा भी कोई जिक्र नहीं था कि ससुर के कारण गर्भपात हुआ, जबकि गर्भपात की घटना 2016 में की गई थी। इस कंप्लेंट को दर्ज करने में देरी क्यों हुई? इसके लिए वाइफ ने कहा कि उसने पहले ऐसा इसलिए नहीं किया था ताकि वैवाहिक संबंध खराब ना हो। ऑनरेबल कोर्ट ने जब यह सुना तो कहा कि यह बात समझ नहीं आती क्योंकि पत्नी ने खुद कहा कि वह अलग रहने लगी थी और बाहर चली गई थी। इसके अलावा मई 2018 में जब उन्होंने तलाक का नोटिस भेजा तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो मानती थी कि शादी टूट गई है। फिर संबंध बचाने की बात कैसे हो सकती है? इसलिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि संबंध बचाने के लिए पत्नी ने तलाक के नोटिस के बाद भी 6 महीनों तक शिकायत दर्ज नहीं की। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट का यह कहना सही नहीं लगता कि पत्नी के आरोप प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया झूठे साबित नहीं हो रहे हैं। इसलिए उनकी विश्वसनीयता ट्रायल कोर्ट में देखी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि यह हाई कोर्ट के द्वारा अपनाया गया एक गलत दृष्टिकोण था। भजन लाल केस में निर्धारित सिद्धांत के अनुसार शिकायत में लगाए गए आरोप पर कम से कम प्रथम दृष्टया विचार किया जाना चाहिए था। यह कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने सेक्शन 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्वैश यानी रद्द कर देनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं किया गया। इसलिए अब इस एफआईआर और इससे जुड़ी सारी प्रोसीडिंग को रद्द किया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अगर आप
पर 498A के फर्जी आरोप या वेग आरोप लगाए गए हैं, तो आप 482 के अंदर हाई कोर्ट में FIR रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेग यानी जो आरोप लगाए गए वो कंक्रीट नहीं है, यानी उसमें साफ साफ ये नहीं बताया गया कि हरासमेंट कब, कहां और कैसे हुआ। केवल ये कह देने से कि हरासमेंट या क्रुएलिटी हुई है 498A में अपराध नहीं बनता। इसके अलावा अगर क्रुएलिटी यानी क्रूरता का आरोप 498A के अंदर लगा है, तो यह भी साबित करना होगा कि क्रूरता आत्महत्या के लिए उकसाने या महिला को अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए बाध्य करने के लिए की गई थी या संपत्ति आदि की मांग की गई थी। जब मामला हाईकोर्ट में जाएगा तो उनको भी देखना होगा कि FIR में यदि ऐसे आरोप लगे हैं तो क्या पहली नजर में 498A का अपराध हुआ भी है या नहीं। अगर ऐसा नहीं लगता तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार FIR क्वाश यानी रद्द कर दी जानी चाहिए। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और यह भी मत भूलिएगा कि आपकी जानकारी आपकी ताकत है। मैं सुप्रभा, नमस्कार।